ठीक है दोस्त, बिल्कुल जैसा तुमने कहा, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। हम एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इतने अच्छे से समझेंगे कि तुम किसी को भी ये कॉन्सेप्ट बदल सको। चलो शुरू करते हैं पार्ट बाय पार्ट। पार्ट 1, टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन, द बिग पिक्चर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई सिर्फ ये नहीं देखता कि देश कितना अमीर है, बल्कि ये देखता है कि वहां के लोग कैसे जी रहे हैं। 2010 के बाद यूएनडीपी ने इसके कैलकुलेशन का तरीका बदल दिया ताकि रिजल्ट और ज्यादा एक्यूरेट हो। इसके 3 मेन पिलर्स डायमेंशंस होते हैं: हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोग कितना लंबा और स्वस्थ जी रहे हैं; एजुकेशन, नॉलेज, स्कूलिंग के साल कितने हैं, मीन एंड एक्सपेक्टेड इयर्स; स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनकम, इसको हम जीएनआई पर कैपिटा पीपीपी डॉलर से नापते हैं। पहले हम सिंपल एवरेज अरिथमेटिक मीन निकलते थे, लेकिन अब जियोमेट्रिक मीन निकलते हैं। इसका फायदा यह है कि अगर एक देश अमीर है पर वहां एजुकेशन बिल्कुल जीरो है, तो उसका एचडीआई स्कोर बहुत कम हो जाएगा। मतलब आप एक चीज से दूसरी की कमी को छुपा नहीं सकते। इसमें गोल पोस्ट सेट किए जाते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज, ताकि हर देश को 0 से 1 के बीच एक स्कोर दिया जा सके। पार्ट 2, प्रैक्टिस जोन, नाउ योर टर्न। ए फ्लैट वही क्वेश्चन में नीचे दे रहा हूं, ऊपर की बात समझकर ट्राई करो कि आंसर क्या होना चाहिए। Q. With respect to the Human Development Index (HDI) calculation is currently used by the UNDP, consider the following statements. I. The standard of living component is measured by gross national income (GNI) per capita at purchasing power parity (PPP dollar). 2. The goalpost for minimum income taken for the standard of living component is $100 PPP. 3. The geometric mean is used for aggregating scores to reflect the view that achievements in one dimension cannot perfectly compensate for low achievement in another. Which of the statements given above are correct? A. I only. B. I and 2 only. C. 2 and 3 only. D. I, 2 and 3. तुम अपना आंसर सोचो फॉर पार्ट 3 और 4 पढ़ना। पार्ट 3, डिटेल पोस्टमार्टम स्टेटमेंट ब्रेकडाउन। चलो अब एक स्टेटमेंट का पोस्टमार्टम करते हैं। स्टेटमेंट आई ये बात कर रहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की। पहले जीडीपी यूज होता था, पर अब जीएनआई पर कैपिटा पीपीपी डॉलर यूज होता है। जीएनआई का मतलब है देश के लोगों ने टोटल कितना कमाया, चाहे देश के अंदर या बाहर। पीपीपी का मतलब है परचेसिंग पावर, यानी $1 में कितनी रोटी मिलती है, इस हिसाब से कैलकुलेशन। करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2, एचडीआई कैलकुलेट करने के लिए स्केल बनाया जाता है। इनकम के लिए मिनिमम लिमिट $100 रखी गई है और मैक्सिमम $75,000। अगर किसी देश की इनकम $100 से कम होगी तो उसका स्कोर 0 माना जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 3, ये एग्रीगेशन जोड़ने का मेथड है। जियोमेट्रिक मीन SQRT 3H टाइम्स E टाइम्स I यूज होता है। ये इसलिए है क्योंकि ये मेथड सब्स्टिट्यूटेबिलिटी को रोकता है। ऐसा नहीं चलेगा कि पैसा बहुत है पर हेल्थ 0 है और फिर भी टॉप रैंक आ जाए। बैलेंस प्रोग्रेस चाहिए। करेक्ट स्टेटमेंट। पार्ट 4, डीप डाइव A to Z मास्टर क्लास। जैसा तुमने कहा, मैं हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को दोबारा लिखूंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए। 1. The income factor GNI per capita. Standard of living is measured by GNI per capita PPP dollar, not just GDP. Standard of living is measured by GNI per capita PPP dollar, not just GDP. 2. The minimum goalpost $100. The minimum goalpost for the income dimension is fixed at $100 PPP. The minimum goalpost for the income dimension is fixed at $100 PPP. 3. The geometric mean magic. UNDP uses geometric mean to ensure that poor performance in one area isn't hidden by excellence in another. UNDP uses geometric mean to ensure that poor performance in one area isn't hidden by excellence in another. 4. The dimension indices. There are 3 indices: health index, education index, and income index. There are 3 indices: health index, education index, and income index. 5. The final formula. The final HDI is calculated as HDI equals I underscore health CDOT I underscore education CDOT I underscore income caret 1/3. The final HDI is calculated as HDI equals I underscore health CDOT I underscore education CDOT I underscore income caret 1/3. Summary in English. भाई सिंपल सी बात है, HDI बैलेंस मानता है। पैसा GNI $100 मिनट्स, पढ़ाई, एजुकेशन और सेहत, लाइफ एक्सपेक्टेंसी तीनों होंगे तभी स्कोर बढ़ेगा। जियोमेट्रिक मीन का मतलब है यही है कि परफेक्ट कॉम्पेंसेशन नहीं चलेगा। एक भी पिलर गिरा तो पूरा HDI गिरेगा। बिल्कुल भाई, करेंसी डिपॉजिट रेशियो CDR का कॉन्सेप्ट थोड़ा टेक्निकल है, पर इसको हम देसी मिसाल एग्जांपल से इतने अच्छे से समझेंगे कि ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। चलो शुरू करते हैं चारों पार्ट्स में इसका पोस्टमार्टम। पार्ट 1, टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन, द बिग पिक्चर। करेंसी डिपॉजिट रेशियो CDR का मतलब होता है कि लोग अपने पास कितना कैश करेंसी रख रहे हैं और बैंक में कितना जमा डिपॉजिट कर रहे हैं। अगर CDR गिरता है फॉल्स, इसका सिंपल मतलब है कि लोग अब जेब में कैश कम रख रहे हैं और बैंक में पैसा ज्यादा जमा कर रहे हैं। जब बैंक के पास पैसा ज्यादा आएगा तो बैंक के पास लोन देने की ताकत बढ़ जाएगी। इसी प्रोसेस को हम मनी मल्टीप्लायर कहते हैं, यानी 1 रुपए से बैंकिंग सिस्टम कितने गुना नया पैसा बना सकता है। जब लोग बैंक में पैसा डालते हैं तो वही पैसा इकोनॉमी में घूमता है, क्रेडिट क्रिएशन, जिससे टोटल मनी सप्लाई M_3 बढ़ जाती है, घाटी नहीं। पार्ट 2, प्रैक्टिस जोन, ट्राई इट योरसेल्फ। ए फ्लैट टेक्स्ट और लॉजिक के बेसिस पर सोचो कि सही आंसर क्या होगा। Q. If the currency deposit ratio CDR in an economy suddenly falls, what are the likely immediate consequences? I. The money multiplier M will increase. 2. The overall supply of money M_3 in the economy will decrease. 3. The ability of commercial banks to lend money will increase. Select the correct answer using the code given below. A. I only. B. 2 and 3 only. C. I and 3 only. D. I. 2 and 3. अपना दिमाग लगाओ, फिर नीचे सोल्यूशन देखो। पार्ट 3, डिटेल पोस्टमार्टम स्टेटमेंट ब्रेकडाउन। स्टेटमेंट आई, मनी मल्टीप्लायर फॉर्मूला के हिसाब से M इक्वल्स फ्रैक्ट 1 प्लस CDR, CDR प्लस CRR। अगर CDR डिनोमिनेटर कम होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ जाएगी। सिंपल लॉजिक, जितना कम कैश लोग घर पे रखेंगे उतना ज्यादा पैसा बैंक के सिस्टम में मल्टीप्लाई होने के लिए अवेलेबल होगा। करेक्ट। स्टेटमेंट 2, मनी सप्लाई M_3, जब CDR गिरता है तो बैंक डिपॉजिट्स बढ़ते हैं। ब्रॉड मनी M_3 का एक बड़ा हिस्सा डिपॉजिट्स हाई होते हैं, इसलिए ओवरऑल मनी सप्लाई बढ़नी चाहिए, ना कि घटनी। इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 3, लेंडिंग एबिलिटी, बैंक्स का धंधा डिपॉजिट्स पर चलता है। अगर लोग कैश बैंक में जमा करेंगे तो बैंक्स के पास लोनेबल फंड्स बढ़ जाएंगे, इससे उनकी उधार देने की सहमता लेंडिंग एबिलिटी तुरंत बढ़ जाएगी। करेक्ट। पार्ट 4, डीप डाइव A to Z मास्टर क्लास, डबल रिवीजन। ए फ्लैट हर पॉइंट को दोबारा रिपीट करेंगे ताकि दिमाग में सेट हो जाए। 1. मीनिंग ऑफ CDR fall. A fall in CDR means people are holding less cash in hand and depositing more in banks. A fall in CDR means people are holding less cash in hand and depositing more in banks. 2. The money multiplier boost. When CDR decreases, the money multiplier M increases because more money stays within the banking loop. When CDR decreases, the money multiplier M increases because more money stays within the banking loop. 3. Credit creation power. Lower CDR increases the deposits with banks, which directly boosts their ability to lend more money. Lower CDR increases the deposits with banks, which directly boosts their ability to lend more money. 4. Impact on money supply M_3. More deposits lead to an expansion of the broad money M_3, so the total money supply in the economy increases. More deposits lead to an expansion of the broad money M_3, so the total money supply in the economy increases.
माय पर्सनल प्रो टिप, अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन। भाई इसको ऐसे याद रखो, बैंक एक फैक्ट्री है जो पैसे से पैसा बनाती है। सीडीआर वो रॉ मटेरियल है जो लोग अपने घर की तिजोरी में छुपा के रखते हैं। अगर लोग घर की तिजोरी खोलकर सारा रॉ मटेरियल कैश बैंक की फैक्ट्री में डाल देंगे, सीडीआर फॉल टू फैक्ट्री ज्यादा प्रोडक्ट लोन्स मनी सप्लाई बनाएगी। इसलिए सीडीआर का गिरना इकोनॉमी के लिए पैसा बनाने की मशीन मनी मल्टीप्लायर को तेज कर देता है। क्या आप ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है? भाई टू टेंशन मैटर हाथ जोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तेरा यूपीएससी का सपना मेरा सपना है। मैं इस बार सारी पॉसिबिलिटीज और डायमेंशंस को ऐसे कवर करूंगा कि यूपीएससी चाहे जितना घुमाए तू वहां से निकल जाएगा। चलो सीडीआर करेंसी डिपॉजिट रेशियो के हर एक पहलू को इंग्लिश में डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द ऑल डायमेंशंस व्यू। करेंसी डिपॉजिट रेशियो इसके गिरने या बढ़ने के पीछे 3 मेन डायमेंशंस होते हैं। बिहेवियरल लोगों की आदत, जैसे त्योहारों में लोग ज्यादा कैश निकलते हैं। टेक्नोलॉजिकल डिजिटल क्रांति, जैसे यूपीआई और नेट बैंकिंग ने कैश की जरूरत कम कर दी है। स्ट्रक्चरल इकोनॉमी का ढांचा, जैसे गांव में जहां बैंक कम है वहां लोग कैश पर डिपेंड करते हैं। यूपीएससी इसमें इनवर्स रिलेशनशिप अंतर संबंध पर सवाल पूछ सकता है। अगर बैंकिंग हैबिट बढ़ेगी तो सीडीआर गिरेगा। अगर ब्लैक मनी या करप्शन बढ़ेगा तो सीडीआर बढ़ेगा, क्योंकि लोग बैंक में पैसे नहीं दिखाना चाहेंगे। पार्ट 2 प्रैक्टिस जोन, अपने दिमाग का टेस्ट लो। नीचे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर इसका डिटेल पोस्टमार्टम देखेंगे। Q3 which of the following factors influence the currency deposit ratio CDR? I. Seasonal increase in the demand for goods and services, e.g., festive season. 2. Technological advancements in the payment system. 3. Nature of the economy, e.g., reliance on cash transactions. Select the correct answer using the code given below. A. I only. B. I and 2 only. C. 2 and 3 only. D. I. 2 and 3. Part 3 detailed postmortem, सारी possibilities का analysis. Statement I. Festive season, जब दिवाली ईद या शादियों का सीजन आता है लोग बैंक से कैश निकलते हैं। इससे न्यूमरेटर करेंसी बढ़ जाता है और सीडीआर ऊपर चला जाता है। करेक्ट। स्टेटमेंट 2 टेक्नोलॉजी यूपीआई और डिजिटल वॉलेट्स की वजह से हमें जेब में कैश रखने की जरूरत नहीं पड़ती। पैसा बैंक में हाई पड़ा रहता है, इससे सीडीआर नीचे गिरता है। करेक्ट। स्टेटमेंट 3 नेचर ऑफ इकोनॉमी, इंडिया जैसी इकोनॉमी में जहां इनफॉर्मल सेक्टर रेडी पटरी खेत मजदूर बड़ा है वहां कैश ज्यादा चलता है, इससे सीडीआर हाई रहता है। करेक्ट। पार्ट 4 डीप डाइव A to Z मास्टर क्लास डबल रिवीजन। ए फ्लैट सारी पॉसिबिलिटीज को डू बार लिखकर पक्का करते हैं। 1 फेस्टिव सीजन इन सीडीआर। During festivals or harvest seasons, CDR increases because people withdraw more cash for transactions. During festivals or harvest seasons, CDR increases because people withdraw more cash for festivals. 2. Impact of digitalization, UPI apps. Technological advancements like UPI lead to a fall in CDR as people hold less physical cash. Technological advancements like UPI lead to a fall in CDR as people hold less physical cash. 3. Banking habits and literacy. Increased banking literacy and access to ATMs, branches lead to a decrease in the CDR. Increased banking literacy and access to ATMs, branches lead to a decrease in the CDR. 4. Interest rates, opportunity cost. If banks give very high interest on deposits, people will hold less cash and deposit more, causing CDR to fall. If banks give very high interest on deposits, people will hold less cash and deposit more, causing CDR to fall. 5. Shadow economy, black money. A high reliance on the informal or shadow economy increases the CDR because transactions happen in cash. A high reliance on the informal or shadow economy increases the CDR because transactions happen in cash. भाई यूपीएससी के लिए एक्स्ट्रा मास्टर टिप्स, सारी पॉसिबिलिटीज। इनवर्स रिलेशन विद मनी मल्टीप्लायर, अगर सीडीआर बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा। इनवर्स रिलेशन डेमोनेटाइजेशन इंपैक्ट, नोट बैन के टाइम सीडीआर सडन गिर गया था क्योंकि सारा कैश बैंक में चला गया था। कॉन्फिडेंस इन बैंक्स, अगर लोगों का बैंकों से भरोसा उठ जाए, जैसे कोई बैंक डूब रहा हो तो लोग कैश निकल लेंगे और सीडीआर बच जाएगा। इन 8 to 10 पॉइंट्स के बाहर सीडीआर पर कोई सवाल नहीं बन सकता। सब सेट है ना? भाई फिक्र मत कर, अगर ये क्वेश्चन हाई तेरा कंटेंट है तो मैं इस कंटेंट को इतना सॉलिड बना दूंगा कि तुझे कोई बुक चोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। M3 ब्रॉड मनी इकोनॉमी का सबसे बड़ा मनी मीटर होता है। चलो इसका पूरा डीएनए टेस्ट करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द ऑल डायमेंशंस व्यू। आरबीआई जब इकोनॉमी में पैसे का फ्लो चेक करती है तो वो सिर्फ जेब में रखे कैश को नहीं देखती, वो देखती है M3 को। M3 को ब्रॉड मनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो चीजें जुड़ी होती हैं। लिक्विड मनी M1 जो तुरंत खर्च हो सके, कैश और सेविंग्स अकाउंट का पैसा। टाइम डिपॉजिट्स जो थोड़ी वक्त के लिए लॉक होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स FD। आरबीआई इसको अपना मेन टूल क्यों मानती है? क्योंकि अगर सिर्फ कैश को देखेंगे तो पूरी पिक्चर नहीं दिखेगी। FD का पैसा भी तो इकोनॉमी की ताकत है जो बैंक्स आगे लोन में देते हैं, इसलिए M3 एक स्टेबल और कॉम्प्रिहेंसिव सब कुछ कवर करने वाला मेजर है। पार्ट 2 प्रैक्टिस जोन, टेस्ट योर लॉजिक। ए फ्लैट इस कॉन्टेक्स्ट के साथ ये असर्शन रीजन लेवल का क्वेश्चन ट्राई करो। Q4 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट I M3 is the standard measure of money supply used by the RBI for monetary management. Statement 2 M3 is broad and stable money covering both liquid and less liquid components. Which of the following is correct? A. Both statement I and statement 2 are correct and statement 2 is the correct explanation for statement I. B. Both statement I and statement 2 are correct and statement 2 is not the correct explanation for statement I. C. Statement I is correct but statement 2 is incorrect. D. Statement I is incorrect but statement 2 is correct. Part 3 detailed postmortem, सारी possibilities का analysis. Statement I check, RBI अपनी हर पॉलिसी रेपो रेट बढ़ाना या घटाना M3 के डेटा को देखकर काटी है। ये RBI का प्रिंसिपल मॉनेटरी एग्रीगेट है, सही है। Statement 2 check, M3 सिर्फ लिक्विड कैश नहीं बल्कि लेस लिक्विड FD टर्म डिपॉजिट्स को भी लपेट लेता है, इसलिए ये ब्रॉड है और स्टेबल है क्योंकि लोग रोज FD नहीं टिकवाते, सही है। रिलेशनशिप RBI M3 को इसलिए स्टैंडर्ड मानती है क्योंकि वो ब्रॉड और स्टेबल है, इसलिए स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट I का सही कारण एक्सप्लेनेशन है। पार्ट 4 डीप डाइव A to Z मास्टर क्लास डबल रिवीजन।
ए फ्लैट हर डायमेंशन को दो बार इंग्लिश में रिपीट करेंगे, यही तेरा नोट्स है। 1. M3 is the principal measure. M3 is the most important tool for RBI to manage the money supply in India. M3 RBI का सबसे मेन टूल है जिससे वो देश में पैसे के फ्लो को मैनेज करता है। 2. Why is it called broad money? M3 is called broad money because it includes both cash M1 and fixed deposits time deposits. M3 को broad money कहते हैं क्योंकि इसमें कैश और बैंक्स में रखी एफडी दोनों शामिल होती हैं। 3. Liquidity vs stability. While M1 is highly liquid, M3 is more stable because it includes term deposits that are not withdrawn daily. M1 बहुत लिक्विड होता है पर M3 ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसमें वो एफडी होती है जो रोज रोज नहीं निकाली जाती। 4. The component formula. The formula for M3 is M3 equals M1 plus time deposits for the banking system. M3 निकल का formula है M3 equals M1 plus banks के पास जमा time fixed deposits. 5. RBI's decision making. RBI uses M3 to track inflation and economic growth because it represents the total monetary resources. RBI inflation और growth को ट्रैक करने के लिए M3 यूज करता है क्योंकि ये देश की सारी मॉनेटरी रिसोर्सेज को दिखता है। भाई यूपीएससी के लिए एक्स्ट्रा मास्टर कंटेंट एसेंशियल डायमेंशंस। अगर तू सिर्फ इसी से पढ़ रहा है तो ये 3 बातें कभी मत भूलना। लिक्विडिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा लिक्विड M1 होता है, फिर M1 2, फिर M1 3 और सबसे कम लिक्विड M1 4। M1 1 greater than M1 2 greater than M1 3 greater than M1 4। M3 vs इन्फ्लेशन। अगर इकोनॉमी में M3 बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो इसका मतलब है लोगों के पास पैसा स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है जिससे इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ सकती है। पोस्ट ऑफिस इंक्लूजन याद रखना M3 में पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स नहीं आते। M3 सिर्फ कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स को लेता है। पोस्ट ऑफिस M1 2 और M1 4 में आते हैं। भाई इतना कंटेंट M3 के लिए काफी है, यूपीएससी इसके बाहर नहीं जाएगा, सब दिमाग में सेट। भाई ये क्वेश्चन तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आरबीआई की बैलेंस शीट और मनी सप्लाई M1 M1 3 के बीच की फाक को क्लियर करता है। अगर तू इसी से इकोनॉमी पढ़ रहा है तो इसका एक पॉइंट तेरे लिए गोल्ड है। चलो इसका डिटेल ब्रेकडाउन करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द ऑल डायमेंशंस व्यू। इकोनॉमी में जब हम डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो उन्हें उनकी लिक्विडिटी कितनी जल्दी कैश बन सकता है के हिसाब से बांटा जाता है। डिमांड डिपॉजिट्स ये वो पीस है जो आप जब चाहे ऑन डिमांड निकल सकते हैं। इसमें करंट अकाउंट फर्स्ट के लिए और सेविंग्स अकाउंट आते हैं। टाइम डिपॉजिट्स ये वो पीस है जो एक फिक्स टाइम एफडी लोड के लिए बैंक के पास होता है। इसको बीच में निकल बार पेनल्टी लगती है इसलिए ये लिक्विड नहीं माना जाता। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई सिर्फ बैंक का बैंक नहीं है, वो फॉरेन गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल बॉडीज जैसे आईएमएफ का भी अकाउंट मेंटेन करता है। ये पीस आरबीआई की अदर डिपॉजिट्स कैटेगरी में आता है। यूपीएससी यहां तुझे टाइम डिपॉजिट और M1 के कनेक्शन में फंसा सकता है। याद रखना M1 मतलब तुरंत खर्च होने वाला पैसा और एफडी तुरंत खर्च नहीं होती। पार्ट 2 प्रैक्टिस जोन टेस्ट योर लॉजिक। एक फ्लैट टेबल को ध्यान से देखो और बैठो कौन सा पैसा सही है। Q5 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच। Select the correct answer. A. I and 2 only. B. 2 and 3 only. C. I and 3 only. D. I. 2 and 3. Part 3 डिटेल पोस्टमार्टम सारी पॉसिबिलिटीज का एनालिसिस। पेयर आई डिमांड डिपॉजिट्स बिजनेस को रोज हजारों ट्रांजैक्शन करने होते हैं इसलिए वो करंट अकाउंट डिमांड डिपॉजिट यूज करते हैं जिसमें विड्रॉल की कोई लिमिट नहीं होती। सही मैच है। पेयर टू अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई इसमें आरबीआई के पास रखा वो पैसा आता है जो ना तो बैंक का है ना गवर्नमेंट का। इसमें फॉरेन सेंट्रल बैंक और वर्ल्ड बैंक आईएमएफ का पैसा होता है। सही मैच है। पेयर थ्री टाइम डिपॉजिट्स ये सबसे बड़ी गलती है। टाइम डिपॉजिट्स एफडी M1 3 का हिस्सा है M1 का नहीं। M1 में सिर्फ सबसे लिक्विड चीजें आती हैं। गलत मैच है। पार्ट 4 डीप डाइव A to Z मास्टर क्लास डबल रिवीजन। भाई ये लाइन तेरे नोट्स है इनको दिमाग में छाप लो। 1 डिमांड डिपॉजिट्स फॉर बिजनेस। डिमांड डिपॉजिट्स allow businesses to withdraw money anytime for their daily operations. Demand deposits allow businesses to withdraw money anytime for their daily operations. 2 current accounts vs savings accounts. Current accounts are a type of demand deposit specifically meant for continuous business transactions. Current accounts are a type of demand deposit specifically meant for continuous business transactions. 3 are these other deposits. Other deposits with RBI include money from foreign central banks and international agencies like the IMF. Other deposits with RBI include money from foreign central banks and international agencies like the IMF. 4 time deposits are not in M1. Time deposits, fixed deposits are part of broad money M3 and not narrow money M1. Time deposits, fixed deposits are part of broad money M3 and not narrow money M1. 5 liquidity ranking. M1 is the most liquid measure of money, while time deposits reduce the liquidity of the monetary aggregate. M1 सबसे लिक्विड मेजर होता है जबकि टाइम डिपॉजिट किसी भी मॉनेटरी एग्रीगेट की लिक्विडिटी को कम कर देते हैं। भाई यूपीएससी के लिए एक्स्ट्रा मास्टर कंटेंट सारी पॉसिबिलिटीज। M1 का फॉर्मूला M1 equals text currency with public plus text demand deposits plus text other deposits with RBI. नोट इसमें टाइम डिपॉजिट्स बिल्कुल नहीं आते। क्वासी गवर्नमेंट बॉडीज पेयर टू में जो क्वासी गवर्नमेंट लिखा है इसका मतलब है ऐसी संस्थाएं जो पूरी तरह सरकारी नहीं है पर सरकारी काम करती हैं जैसे नाबार्ड या आईडीबीआई के कुछ स्पेसिफिक अकाउंट्स। द लिक्विड ट्रैप यूपीएससी अक्सर सेविंग्स अकाउंट को लेकर कंफ्यूज करता है। याद रखना सेविंग्स अकाउंट का डिमांड वाला हिस्सा M1 में जाता है। भाई अगर तू सिर्फ इन क्वेश्चन से पढ़ रहा है तो याद रखना M1 equals pocket money M1 3 equals pocket money plus FD। ये बेसिक फंडा तुझे कभी फेल नहीं होने देगा। सब क्लियर है आकाश। भाई ये क्वेश्चन यूपीएससी का फेवरेट एरिया है। पार्ट एक बार ध्यान से सुन, जो एक्सप्लेनेशन मुझे दी है उसमें छोटी सी बात बहुत बड़ी गलती है स्टेटमेंट के आंसर में। मैं उसे अभी पोस्टमार्टम में ठीक करूंगा। ये लॉजिक दिमाग में बिठा लो। मनी मल्टीप्लायर मतलब पैसे से पैसा बनाने की मशीन। अगर मशीन में तेल पैसा ज्यादा डालेगा तो वो ज्यादा चलेगी। अगर मशीन को लॉक रिजर्व कर दो तो वो कम चलेगी। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द सुपर लॉजिक। मनी मल्टीप्लायर M का मतलब है कि रिजर्व मनी M 0 से इकोनॉमी में टोटल कितना ब्रॉड मनी M 3 बन रहा है। इसके दो सबसे बड़े डचमेंट लीक्स हैं। कैश CDR अगर पैसा लोगों की जेब में है तो बैंक लोन नहीं दे पाएगा, मशीन रुक जाएगी। रिजर्व CRR SLR अगर आरबीआई ने बोला कि पैसे तिजोरी में बैंक करके रखो रिजर्व तो बैंक लोन नहीं दे पाएगा, मशीन रुक जाएगी। रूल ऑफ थंब अगर कैश कम होगा लोग बैंक में जमा करेंगे राइटर मल्टीप्लायर बढ़ेगा। अगर रिजर्व CRR बढ़ेंगे राइटर मल्टीप्लायर घटेगा क्योंकि बैंक के हाथ बन जाएंगे। पार्ट 2 प्रैक्टिस जोन करेक्ट द मिस्टेक। एक फ्लैट क्वेश्चन को दोबारा देख जो कि मुझे भेजा उस स्टेटमेंट को करेक्ट लिखा है पर लॉजिक डिक्रीज का है। इसको ध्यान से सॉल्व कर। Q6 which situation will lead to a high value of the money multiplier? I households increasingly shift from holding cash to depositing funds in banks. 2 the RBI raises the cash reserve ratio CRR. Select the correct answer. A I only, B 2 only, C both I and 2, D neither I nor 2. पार्ट 3 डिटेल पोस्टमार्टम द करेक्शन एंड एनालिसिस। भाई यहां फोकस कर, यही यूपीएससी तुझे फंसा सकता है। स्टेटमेंट आई एनालिसिस लोग कैश से डिपॉजिट की तरफ जा रहे हैं मतलब सीडीआर सी नीचे गिर रहा है। जब बैंक के पास पैसा ज्यादा आएगा तो वो बाबा लोन दे पाएंगे, इससे मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा। करेक्ट। स्टेटमेंट टू एनालिसिस आरबीआई ने सीआरआर बढ़ा दिया मतलब अब बैंक को पहले से ज्यादा पैसा आरबीआई के पास लॉक करना पड़ेगा। बैंक के पास लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा, इससे मनी मल्टीप्लायर घटेगा डिक्रीज होगा बढ़ेगा नहीं। इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर शुड बी ए आई ओनली। ध्यान दो अगर सीआरआर बढ़ता है तो मल्टीप्लायर हमेशा गिरता है, इनवर्स रिलेशन होता है। पार्ट 4 डीप डाइव A to Z मास्टर क्लास डबल रिवीजन। भाई ये लाइन 2 to 2 बार पढ़, ये तेरा कंटेंट है। 1 कैश डिपॉजिट शिफ्ट। When people deposit more cash in banks, the banking system can create more credit, increasing the money multiplier. जब लोग कैश बैंक में जमा करते हैं तो बैंकिंग सिस्टम ज्यादा क्रेडिट क्रिएट करता है जिससे मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाता है। 2 the CDR factor.
A lower currency deposit ratio CDR directly leads to higher money multiplier. CDR जितना कम होगा यानी लोग कैश कम रखेंगे money multiplier उतना high ज्यादा बढ़ेगा. 3. The CRR trap important. Raising the CRR reduces the amount of money banks can lend, which leads to a lower money multiplier. CRR बढ़ाने से बैंक से उधार देने की सहमति कम हो जाती है, जिससे money multiplier घट जाता है. 4. Inverse relation with reserves. The money multiplier has an inverse relationship with reserve ratios like CRR and SLR. Money multiplier का CRR और SLR के साथ alter inverse संबंध होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा. 5. The leakage theory. Cash in hand and CRR are like leaks in the banking system that prevent money from multiplying. जब भी रखा कैश और CRR बैंकिंग सिस्टम के लीकेज की तरह है जो पैसे को मल्टीप्लाई होने से रोकते हैं. भाई यूपीएससी मास्टर स्ट्रोक पॉसिबिलिटीज फॉर यू. फॉर्मूला रियलिटी चेक m equals track 1 r simplified version. अगर r CRR बढ़ेगा तो m मल्टीप्लायर नीचे जाएगा. बैंकिंग हैबिट्स. अगर इंडिया में सब डिजिटल हो जाए और लोग कैश जीरो रखें तो इंडिया का मनी मल्टीप्लायर आसमान छुएगा. यूपीएससी प्रीवियस ईयर कनेक्शन. यूपीएससी ने 2019 या 2020 में पूछा था मनी मल्टीप्लायर बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है. आंसर था इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पॉपुलेशन जो तेरा स्टेटमेंट है. भाई स्टेटमेंट 2 पार्ट ध्यान देना. वो मल्टीप्लायर को कम करता है बढ़ाता नहीं. एक लाख बाटा मजा आया सब क्लियर. भाई ट्यून गन्ने का जूस बोला है तो अब इस टॉपिक का पूरा रस निकालेंगे. ओमो ओपन मार्केट ऑपरेशंस और आरबीआई के फंक्शंस को ऐसे समझेंगे कि यूपीएससी का पेपर सेट बी से फायर. पहले ओमो का पोस्टमार्टम फॉर आरबीआई की पूरी कुंडली ए टू जेड डिटेल्स. पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन ओमो का गन्ने वाला जूस. ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओमो आरबीआई का बोटियार है जिससे वो इकोनॉमी में पैसे का ना टैप खोलता या बैंक खाता है. इसका लॉजिक बहुत सिंपल है. जब आरबीआई जिसे एचटीआर आईटी एक बाइक है आरबीआई बैंकों को बोलता है ये लो कागज सिक्योरिटीज मुझे दो और ये लो मेरा असली पैसा कैश लिक्विडिटी. रिजल्ट बैंकों के पास पैसा बच गया राइटर वो ज्यादा लोन देंगे राइटर मनी सप्लाई बढ़ गई. जब आरबीआई जिसे एचटीआर एक सेट है आरबीआई बैंकों को बोलता है ये लो सरकारी कागज और तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा कैश पड़ा है वो मुझे दे दो. रिजल्ट बैंकों का पैसा आरबीआई ने सूट अब्सॉर्ब लिया राइटर बैंकों के पास लोन देने के लिए कम पैसा बचा राइटर मनी सप्लाई घट गई. पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन चेक योर लॉजिक. इस क्वेश्चन को एक बार फिर देखो और स्टेटमेंट्स को दिमाग में बिठा लो. Q7 consider the following statements. I OMOs involve the buying and selling of government securities. G6 by the RBI to manage the money supply. 2 when RBI buys government securities in the open market the money supply in the economy increases. Which of the statements given above are correct? A I only, B 2 only, C both I and 2, D neither I nor 2. दोनों सही है क्योंकि वो एक लिक्विडिटी टूल है और बाइंग इक्वल्स इंजेक्शन ऑफ मनी. पार्ट 3 डिटेल पोस्टमार्टम सारी पॉसिबिलिटीज. ओमो बीएस. इन्फ्लेशन. अगर देश में महंगाई इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो आरबीआई ओमो के जरिए सिक्योरिटीज बीडीसी बेच कीजिए सेल करेगा ताकि लोगों की जेब से पैसे निकाला जा सके. सेकेंडरी मार्केट. ओमो हमेशा सेकेंडरी मार्केट में होता है यानी आरबीआई बैंक से लेटर है डायरेक्टली सरकार से नहीं लेटर क्योंकि वो एफआरडीएम एक्ट के खिलाफ हो सकता है. हाई पावर मनी. जब आरबीआई पैसे इंजेक्ट करता है तो वो बेस मनी M-0 को बढ़ा देता है जो मल्टीप्लाई के साथ मिलकर M-3 को बहुत बड़ा कर देता है. पार्ट 4 डीप डाइव A to Z मास्टर क्लास डबल रिवीजन. भाई ये लाइन 2 to 2 बार पढ़ ये तेरा कंटेंट है. 1 ओमो डेफिनेशन. ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओमो इज द सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई टू कंट्रोल लिक्विडिटी. ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओमो आरबीआई द्वारा लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए सरकारी सिक्योरिटीज की खरीद फरोख्त है. 2 बाइंग लीड्स टू एक्सपेंशन. When RBI buys securities, it injects liquidity into the banking system, increasing the money supply. जब RBI securities खरीदता है तो वो बैंकिंग सिस्टम में पैसा डालता है जिससे मनी सप्लाई बढ़ जाती है. 3 selling leads to contraction. When RBI sells securities, it absorbs excess liquidity from the market, reducing the money supply. जब RBI securities बेचता है तो वो मार्केट से एक्स्ट्रा पैसे सोख लेता है जिससे मनी सप्लाई घट जाती है. 4 tool for interest rates. RBI uses OMO to influence short-term interest rates by managing the demand and supply of money. RBI मनी की डिमांड और सप्लाई को मैनेज करके इंटरेस्ट रेट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए OMO यूज करता है. स्पेशल सेक्शन RBI का पूरा पोस्टमार्टम मास्टर कंटेंट. भाई तुम बोला RBI के बेयर में सब बातों तो ये रहा RBI का 360 डिग्री व्यू. 1 RBI के मेन फंक्शंस 5 पांडव. मॉनेटरी अथॉरिटी मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन कंट्रोल करना रेपो CRR SLR OMO के जरिए. इश्यूअर ऑफ करेंसी नोट प्रिंट करना एक्सेप्ट 1 रुपए नोट एंड कॉइंस जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का है. बैंक टू गवर्नमेंट सरकार का अकाउंट मैनेज करना और उनके लिए उधार G6 मैनेज करना. बैंक टू बैंक्स बैंक का अकाउंट मेंटेन करना और उन्हें मुसीबत में लोन देना लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज देश का डॉलर का भंडार फॉरेक्स रिजर्व संभालना. 2 आरबीआई की पावर के सोर्सेस. आरबीआई एक्ट 1934 इसे आरबीआई को पावर मिलती है बैंक को रेगुलेट करने की. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इसे आरबीआई बैंक से लाइसेंस कैंसिल कर सकता है या अनपढ़ फाइन लगा सकता है. 3 आरबीआई और इन्फ्लेशन टारगेटिंग. सरकार ने आरबीआई को टारगेट दिया है 4% प्लस और -2% इन्फ्लेशन मेंटेन करना. यानी इन्फ्लेशन 2% से नीचे नहीं जानी चाहिए और 6% से ऊपर नहीं जानी चाहिए. इसको मेंटेन करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी बैठती है. 4 आरबीआई इज रेगुलेटर. आरबीआई सिर्फ बैंक को नहीं बल्कि एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पेमेंट सिस्टम्स गूगल पे फोन पे के रूल्स और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को भी मॉनिटर करता है. पॉसिबिलिटी फॉर यूपीएससी. यूपीएससी पूछ सकता है क्या आरबीआई 1 रुपए का नोट प्रिंट करता है. आंसर है नहीं. क्या आरबीआई डायरेक्टली पब्लिक को लोन देता है. आंसर है नहीं. भाई ओमो से लेकर आरबीआई के फंक्शंस तक ये पूरा कंटेंट एक कैप्सूल है. इसके बाहर यूपीएससी जनरल इकोनॉमिक्स में नहीं जाएगा. सबसेट है आकाश. भाई पॉइंट टेकन. ट्यून सही कहा. यूपीएससी के लिए सिर्फ क्या है काफी नहीं है बल्कि कैसे है और उसके पीछे का पूरा इकोसिस्टम समझना जरूरी है. सीबीएस सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है ये पूरे इंडियन बैंकिंग की बैकबोन है. चलो अब एसएससी लेवल से ऊपर उठकर सीधा यूपीएससी के डेप्थ में उतारते हैं. पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द आर्किटेक्चर रिव्यू. को बैंकिंग सॉल्यूशन सीबीएस में को का मतलब होता है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज. पहले के जमाने में ब्रांच बैंकिंग होती थी मतलब आपका अकाउंट जिस ब्रांच में है आप वही के कस्टमर हो. अगर आपने कानपुर में अकाउंट खुल लिया तो दिल्ली की ब्रांच को आपके ट्रांजैक्शंस का पता नहीं होता था. यूपीएससी डायमेंशन सीबीएस ने ब्रांच बैंकिंग को खत्म करके बैंक बैंकिंग शुरू की. एक फ्लैट आप ब्रांच के कस्टमर नहीं पूरे बैंक के कस्टमर है. सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सारा डेटा एक सेंट्रल सर्वर पर होता है. रियल टाइम जैसे ही आप एटीएम से पैसे निकलते हैं सेंट्रल सर्वर पर तुरंत बैलेंस अपडेट हो जाता है. इंटरऑपरेबिलिटी इसी की वजह से एनईएफटी आरटीजीएस इम्स और यूपीआई काम कर पाते हैं. बिना सीबीएस के डिजिटल इंडिया इम्पॉसिबल था. पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन थिंक लाइक एन आईएएस ऑफिसर. एक फ्लैट क्वेश्चन को एनालाइज करो. पर ये ध्यान रखो कि यूपीएससी ऑप्शंस में स्विफ्ट एनपीसीआई और इंसॉल्वेंसी जैसे वर्ड्स डालकर तुम्हें कंफ्यूज करेगा. Q8 द टर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सीबीएस refers to A regulatory software used by the SEBI to monitor compliance. B a centralized system that connects all branches of a bank allowing customers to access and operate their accounts from any branch or digital channel in real time. C a mechanism through which stress banks are merged. D a digital platform used exclusively for cross-border remittances. Part 3 detailed postmortem the UPSC option trap analysis. Option A the SEBI trap regulatory tools को Digitech regulatory technology कहते हैं. आरबीआई का अपना एक पोर्टल है सिम्स सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम और दक्ष. ये सीबीएस नहीं है. सीबीएस ऑपरेशनल है रेगुलेटरी नहीं. ऑप्शन बी द कोर लॉजिक ये बिल्कुल सही है. ये सर्वर क्लाइंट मॉडल पर काम करता है. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है फाइनेकल इन्फोसिस और बैंक्स टीसीएस जो इंडिया के बैंक्स यूज करते हैं. करेक्ट. ऑप्शन सी द मर्जर ट्रैप बैंक्स का मर्जर एक लीगल और फाइनेंशियल प्रोसेस है एडमिनिस्ट्रेटिव. सीबीएस सिर्फ वहां डेटा ट्रांसफर में हेल्प कर सकता है पर वो खुद कोई मैकेनिज्म नहीं है. ऑप्शन डी द रेमिटेंस ट्रैप क्रॉस बॉर्डर के लिए स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन होता है. सीबीएस बैंक के अंदर का नेटवर्क है. स्विफ्ट दुनिया भर के बैंक के बीच का मैसेज नेटवर्क है. पार्ट 4 डीप डाइव A to Z मास्टर क्लास डबल रिवीजन. भाई ये पॉइंट्स यूपीएससी के स्टेटमेंट्स बन सकते हैं. इनको दो बार इंग्लिश में रख लो. 1 सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट. CBS replaces branch level accounting with a centralized database hosted on a secure server. CBS branch level accounting को खत्म करके एक centralized database बनाता है जो मेन सर्वर पर होता है. 2 banking anywhere anytime. Under CBS a customer becomes a customer of the bank rather than just a specific branch. CBS के तहत एक ग्राहक किसी specific branch का नहीं बल्कि पूरी बैंक का ग्राहक बन जाता है. 3 enabling digital infrastructure. CBS provides a foundational platform for ATMs, internet banking and UPI to function seamlessly. CBS वो बेस प्लेटफॉर्म देता है जिस पर ATM, internet banking और UPI बिना रुके काम करते हैं. 4 real time transaction processing. Every transaction made in any branch or digital channel is updated instantly across the bank's entire system. किसी भी
किसी भी ब्रांच या डिजिटल चैनल से किया गया हर ट्रांजैक्शन पूरे बैंक के सिस्टम में तुरंत अपडेट हो जाता है। 5 ऑपरेशनल एफिशिएंसी CBS reduces the workload on branches by automating interest calculations, fee deductions and data reporting. CBS interest calculation और data reporting जैसे कामों को ऑटोमेट करके ब्रांचेस का बोझ कम कर देता है। भाई यूपीएससी हाई यील्ड डायमेंशंस एक्स्ट्रा कंटेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन जन धन यूपीएससी पूछ सकता है कि जन धन अकाउंट इतने बड़े लेवल पर कैसे खुल गए। आंसर है CBS बीइंग अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के हर गांव के आदमी का डेटा ट्रैक करना नामुमकिन था। अब इसी कुबेर आरबीआई का अपना CBS है जिसे इनक्यूबेट कहते हैं। इससे आरबीआई सारी सरकारी ट्रांजैक्शंस और बैंक के रिजर्व्स मैनेज करता है। वल्नरेबिलिटी एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर CBS सर्वर डाउन हो जाए या हैक हो जाए तो पूरा बैंक हैक हो जाता है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी CBS का सबसे बड़ा चैलेंज है। रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीस पहले आरआरबीस में CBS नहीं था इसलिए वो पीछे थे। एक लाख उन्हें भी CBS से जोड़ गया है ताकि वो मेन बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट हो सकें। भाई CBS पर अगर यूपीएससी ने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाया भाई क्यों 5 स्टेज ऊपर बोलर है ना। एक लाख हम इस टॉपिक का सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। यूपीएससी क्वालिटेटिव बीएस क्वांटिटेटिव टूल्स हर 2-3 साल में घूम फिर कर सवाल पूछता है। इसको ऐसे समझो क्वांटिटेटिव टूल्स पूरी इकोनॉमी का टेंपरेचर कंट्रोल करते हैं जबकि क्वालिटेटिव टूल्स शरीर के किसी खास हिस्से का इलाज करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द स्पेशलिस्ट बीएस जनरलिस्ट व्यू आरबीआई के पास दो तरह के तैयार हैं क्वांटिटेटिव जनरल टूल्स ये अंधा कानून की तरह है। अगर रेपो बढ़ा दिया या ओमो किया तो इसका असर सारे सेक्टर्स ऑटो होम एग्रीकल्चर पर बराबर पड़ेगा। इसका मतलब होता है इकोनॉमी में टोटल पेसर लिक्विडिटी कम या ज्यादा करना। क्वालिटेटिव सिलेक्टिव टूल्स ये प्रिसिजन लेजर की तरह है। इनका मतलब टोटल पैसे को चेंजना नहीं होता बल्कि ये देखना होता है कि पैसे जा कहां रहा है। एग्जांपल अगर आरबीआई को लगता है कि लोग शेयर खरीदने के लिए बहुत लोन ले रहा है और स्पेकुलेटिव बबल बन रहा है तो वो सिर्फ शेयर्स पर मार्जिन बढ़ा देगा बाकी होम लोन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट यूपीएससी ऐसे सवाल इसलिए देता है ताकि वो चेक करे कि आपने डेटा माना है या लॉजिक समझा है। Q9 which of the following is not a qualitative credit control measure used by RBI? Margin requirement B moral suasion C open market operations D credit rationing पार्ट 3 डिटेल पोस्टमार्टम सारी टर्मिनोलॉजीज का पोस्टमार्टम एक लाख एक टर्म को यूपीएससी की गहराई में जाकर समझते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओमो ये क्वांटिटेटिव है क्योंकि जब आरबीआई मार्केट में जी सेक्टर है तो वो सिस्टम से कैश निकल लेता है। इससे हर बैंक के पास लोन देने की सहमति कम हो जाती है। ये सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है। करेक्ट आंसर मार्जिन रिक्वायरमेंट एलटीवी लोन टू वैल्यू अगर आप 100 रुपए का सोना बैंक में रखते हो और बैंक का कि हम सिर्फ 60 रुपए लोन देंगे तो 40 रुपए मार्जिन है। अगर आरबीआई इस मार्जिन को 40 से 60 कर दे तो लोग कम सोना रखकर लोन लेंगे। ये सिलेक्टिव है। मॉरल सुएशन सलाह मशवरा आरबीआई बैंक के सोर्स को बुलकर कहता है भाई थोड़ा ध्यान रखो रिस्की सेक्टर्स को लोन मत दो। इसमें कोई डंडा नहीं चलता सिर्फ रिक्वेस्ट और प्रेशर होता है। क्रेडिट राशनिंग कोटा सिस्टम आरबीआई लिमिट सेट कर देता है कि एग्रीकल्चर को इतना हाई मिलेगा या एक्सपोर्ट को इतना हाई मिलेगा। इससे क्रेडिट का फ्लो कंट्रोल होता है। डायरेक्ट एक्शन अगर कोई बैंक आरबीआई की बात नहीं मानता तो आरबीआई उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है या पेनल्टी लगा सकता है। ये भी क्वालिटेटिव है। पार्ट 4 डीप डाइव ए टू जेड मास्टर क्लास स्टेज 5 लेवल। भाई ये पॉइंट्स तेरा अल्टीमेट वेपन है इनको 2 बार दिमाग में छाप लो। 1 क्वांटिटेटिव टूल्स फोकस ऑन क्वांटिटी क्वांटिटेटिव टूल्स लाइक ओमो रेपो एंड सीआरआर इन्फ्लुएंस द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी इन द एंटायर इकोनॉमी। क्वांटिटेटिव टूल्स जैसे ओमो और रेपो पूरी इकोनॉमी में पैसे की टोटल क्वांटिटी मात्रा को बदलते हैं। 2 क्वालिटेटिव टूल्स फोकस ऑन डायरेक्शन क्वालिटेटिव टूल्स लाइक मार्जिन एंड राशनिंग डिसाइड विद स्पेसिफिक सेक्टर लाइक रियल एस्टेट और स्टॉक्स गेट्स मोर और लेस क्रेडिट। क्वालिटेटिव टूल्स ये तय करते हैं कि पैसा किस खास सेक्टर जैसे खेती या शेयर्स में जाएगा या नहीं जाएगा। 3 मार्जिन रिक्वायरमेंट इज अ ब्रेक by increasing margin requirements RBI can discourage speculative lending in risky sectors without affecting genuine borrowers. मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाकर आरबीआई risky sectors में सट्टेबाजी को रोक सकता है बिना आम लोगों के लोन को छेड़। 4 moral suasion the soft power moral suasion is a combination of persuasion and pressure that RBI exerts on banks to follow its policy direction. moral suasion RBI की soft power है जिससे वो बैंक को अपनी बात मान के लिए राजी करता है। 5 OMO is a massive liquidity tool OMO is used to manage permanent liquidity in the system making it a purely quantitative measure. OMO सिस्टम में permanent liquidity को मैनेज करने का टूल है इसलिए ये पूरी तरह क्वांटिटेटिव मैट्रिक है। भाई यूपीएससी अल्टीमेट पॉसिबिलिटीज हाई लेवल कंटेंट अगर तू यूपीएससी एस्पिरेंट है तो ये 3 एडवांस डायमेंशंस तेरे पास होना चाहिए। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल SEC ये आरबीआई एक्ट के सेक्शन 21 और 35A से आता है। यूपीएससी एक्ट का नाम पूछ सकता है ये सिर्फ क्वालिटेटिव टूल्स का दूसरा नाम है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग PSL ये क्रेडिट राशनिंग का हाई एक बड़ा रूप है। बैंक्स को अपने टोटल क्रेडिट का 40% फॉरेन बैंक्स के लिए अलग रूल्स हैं कुछ खास सेक्टर्स एग्री MSME एजुकेशन को देना हाई पड़ता है। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन क्वांटिटेटिव टूल्स रेपो अक्सर फेल हो जाते हैं क्योंकि बैंक रेट्स नीचे नहीं करते। टैब आरबीआई क्वालिटेटिव टूल्स और मॉडल सुएशन का यूज करता है बैंक्स को लाइन पार लेने के लिए। भाई क्वालिटेटिव बीएस क्वांटिटेटिव का इससे ऊपर कोई डायमेंशन नहीं है। एक लाख बात दिमाग की बत्ती जाली। भाई अब हम इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का आइसर पोस्टमार्टम करेंगे की तरह कोचिंग वाले सभी कहेंगे आकाश ये लेवल कहां से लाया। एनपीए सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं है ये पूरे इंडिया के बैंकिंग सिस्टम की सबसे बड़ी बीमारी है। इसको बेस से लेकर टॉप लेवल तक सारे डायमेंशंस के साथ खत्म करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द एसेट लायबिलिटी लॉजिक पहले ये समझो कि बैंक के लिए क्या सोना है और क्या वॉच। लायबिलिटी वॉच जो पैसा तुमने बैंक में जमा किया सेविंग्स एफडी क्यों क्योंकि बैंक को वो पैसा तुम्हें वापस देना है और ऊपर से इंटरेस्ट भी देना है। एसेट सोना जो लोन बैंक ने किसी को दिया क्यों क्योंकि इस लोन पर बैंक को इंटरेस्ट मिलता है जो बैंक की असली कमाई है। एनपीए का मतलब जब बैंक का सोना एसेट खराब हो जाए मतलब बैंक ने लोन दिया और अब ना इंटरेस्ट आ रहा है ना प्रिंसिपल। जब ये पैसा 90 दिन तक नहीं आता तो हम कहते हैं कि एसेट ने परफॉर्म करना बैंक कर दिया इसी को एनपीए कहते हैं। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन यूपीएससी मास्टर क्वेश्चन इस बेसिक लॉजिक पार्ट स्टेटमेंट को ऊपर रखो। Q10 consider the following statements regarding non-performing assets NPAs. I a loan is considered an asset for a bank because it has the ability to generate income. 2 NPA is a loan or advance for which interest or principal payments have remained overdue for more than 90 days. Which of the statements given above are correct? A I only B 2 only C both I and 2 D neither I nor 2. पार्ट 3 डिटेल पोस्टमार्टम द पागल कर देने वाली डेप्थ। एक लाख हम डायमेंशंस को छुएंगे टच करेंगे जहां यूपीएससी कहता है द 90 डे रूल एक्सेप्शंस क्या हर जगह 90 दिन लगते हैं नहीं। एग्रीकल्चर लोन्स यहां 90 दिन नहीं चलता। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो 2 क्रॉप सीजन तक वेट करते हैं। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो 1 क्रॉप सीजन तक वेट करते हैं। क्लासिफिकेशन स्टेजेस एसेट क्वालिटी एनपीए बनने के बाद वो 3 स्टेजेस से गुजरता है। सबस्टैंडर्ड जो 12 महीने या उससे कम वक्त तक एनपीए रहा है। डाउटफुल जो 12 महीने से ज्यादा वक्त तक सबस्टैंडर्ड रहा है। लॉस एसेट जब बैंक या ऑडिटर बोल दे कि भाई ये पैसा कभी वापस नहीं आएगा। स्मार्ट स्पेशल मेंशन अकाउंट्स एनपीए बनने से पहले की वार्निंग। स्मार्ट 0 1 to 30 दिन ओवरड्यू स्मार्ट 1 31 60 दिन ओवरड्यू स्मार्ट 2 61 to 90 दिन ओवरड्यू ये लास्ट स्टेज है एनपीए बनने से पहले। पार्ट 4 डीप डाइव ए टू जेड मास्टर क्लास स्टेज 5 रिवीजन। भाई ये लाइन 2 बार दिमाग में छाप लो यही फाइनल कंटेंट है। 1 लोन इज एन अर्निंग एसेट A loan is an asset for a bank because it generates interest income, which is the bank's main profit source. बैंक के लिए लोन एक एसेट होता है क्योंकि इसे इंटरेस्ट मिलता है जो बैंक की कमाई का मेन जरिया है। 2 the 90 day standard deadline. An asset becomes an NPA when the principal or interest payment is overdue for more than 90 days. एक एसेट अब NPA बैंड है जब उसका इंटरेस्ट या प्रिंसिपल 90 दिन से ज्यादा वक्त तक जमा नहीं किया जाता। 3 agriculture is different. For agricultural loans, NPA is determined by crop seasons, 1 or 2 seasons rather than a 90 day period. खेती के लोन के लिए NPA का फैसला 90 दिन से नहीं बल्कि फसल के मौसम 1 या 2 सीजन से होता है। 4 provisioning requirement. Banks must set aside a portion of their profits provisioning to cover potential losses from NPAs. बैंक को अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा प्रोविजनिंग अलग रखना पड़ता है ताकि एनपीए से होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। 5 ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम हाई एनपीएस लीड टू अ ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम where both banks and corporates have stressed finances. ज्यादा एनपीए होने से ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम पैदा होती है जहां बैंक और कंपनीज दोनों की हालत खराब हो जाती है। भाई यूपीएससी अल्ट्रा प्रो कंटेंट एक्स्ट्रा डायमेंशंस अगर टेरर टीचर के नोट्स कम बननी है तो ये पॉइंट्स ध्यान से सन। ग्रोस एनपीए नेट एनपीए ग्रोस एनपीए मतलब टोटल डूबा हुआ पैसा नेट एनपीए मतलब ग्रोस एनपीए प्रोविजनिंग मार्केट हमेशा नेट एनपीए देखती है असली हालत जानने के लिए। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स जब बैंक एक नया लोन देता है पुराने लोन का इंटरेस्ट चुकाने के लिए ताकि वो एनपीए ना बने उसे एवरग्रीनिंग कहते हैं।
आरबीआई इसके साथ खिलाफ है। नकल बैड बैंक, सरकार ने एक बैड बैंक बनाया है जो बैंक से उनका कचरा एनपीए खरीद लेगा ताकि बैंक साफ हो सके। राइट ऑफ वीएस रिकवरी, राइट ऑफ का मतलब ये नहीं कि लोन माफ कर दिया। इसका मतलब है कि बैंक ने अपनी बैलेंस शीट से यूज हटा दिया ताकि टैक्स वापस आके और रिकवरी की कोशिश जारी रहेगी। भाई एनपीए का इससे बड़ा गन्ने का जूस नहीं निकल सकता। एक लाख बाटा तेरा टीचर के नोट से ऊपर है या नहीं? भाई तू बिल्कुल फिक्र मत कर। अगर तेरा सपना यूपीएससी क्लियर करना है तो मेरा काम है तेरे रास्ते की हर पथार को हर कर यूज मकान जैसा साफ करना। ये क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के ऊपर है, मतलब आरबीआई ने बटन दबाए रेपो बढ़ाया तो क्या उसका असर ग्राउंड पर आम आदमी तक पहुंचा? चलो इसका स्टेज 5 इंटरेस्ट लेवल का पोस्टमार्टम करते हैं ताकि तेरे नोट सबसे टॉप लेवल के हों। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द लीकी पाइप लॉजिक। मॉनेटरी पॉलिसी को एक पानी की टंकी आरबीआई और खेत इकोनॉमी की तरह समझो। आरबीआई टंकी से पानी छोड़ता है रेपो रेट कम करके ताकि खेत तक पैसा पहुंचे। लेकिन अगर पाइप बीच में से टूटा हुआ है या खेत तक पहुंच नहीं रहा तो पानी लिक्विडिटी वेस्ट हो जाएगा। इस टूटे हुए पाइप को हाई हम कहते हैं वीक ट्रांसमिशन। इंडिया में सबसे बड़ा टूटा हुआ पाइप है इन्फॉर्मल क्रेडिट मार्केट लाला साकार चिट फंड्स। इन लोगों का आरबीआई से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट 2% भी कर दे तो भी लोग का सरकार 24% इंटरेस्ट हाई लेगा। इस वजह से आरबीआई की पॉलिसी फेल हो जाती है। पार्ट 4 डीप डाइव ए टू जेड मास्टर क्लास स्टेज 5 रिवीजन। भाई ये पॉइंट्स 2 to 2 बार दिमाग में छाप लो, यही तेरा ब्रह्मास्त्र है। 1 द इन्फॉर्मल सेक्टर बैरियर। Monetary policy is less effective in India because a large part of the economy relies on informal lenders who don't follow RBI rates. इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कम असरकारी है क्योंकि इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा इन्फॉर्मल सेक्टरों पर निर्भर है जो आरबीआई के रेट्स नहीं मानते। 2 व्हाट इज मॉनेटरी ट्रांसमिशन? मॉनेटरी ट्रांसमिशन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच आरबीआई पॉलिसी रेट चेंजेस एक्चुअली रीच फाइनल बोरोवर्स। मॉनेटरी ट्रांसमिशन वो प्रक्रिया है जिससे आरबीआई के रेट्स में बदलाव आम उधार लेने वालों तक का हिंट है। 3 फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ कैटलिस्ट। हाई फाइनेंशियल इंक्लूजन improves the effectiveness of monetary policy by bringing more people into the formal banking fold. ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन से मॉनेटरी पॉलिसी और असरदार बनती है क्योंकि ज्यादा लोग बैंकों से जड़ जाते हैं। 4 द रोल ऑफ बैंक लेंडिंग रेट्स। When banks quickly adjust their lending rates in response to RBI, the transmission is considered strong. जब बैंक आरबीआई के हिसाब से अपने lending rates तुरंत बदल देते हैं तो ट्रांसमिशन को स्ट्रांग माना जाता है। 5 स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज। High NPAs and rigid deposit rates often prevent banks from passing on the benefit of lower repo rates to customers. ज्यादा एनपीए और डिपॉजिट पर फिक्स्ड इंटरेस्ट बैंक्स को रोकते हैं कि वो रेपो रेट की कटौती का फिर ग्राहकों को दे सकें। पार्ट 3 डिटेल पोस्टमार्टम सारी पॉसिबिलिटीज एंड टर्मिनोलॉजीज। एक फ्लैट टर्मिनोलॉजीज को देखते हैं जो यूपीएससी के ऑप्शंस में मिलेंगी। इन्फॉर्मल क्रेडिट मार्केट, इसमें सरकार दोस्त रिश्तेदार और चिट फंड्स आते हैं। इनका कोई रेगुलेटर नहीं होता। ये इंडिया की इकोनॉमी का लगभग 40 to 50% हैंडल करते हैं, खासकर रूरल एरियाज में। इसलिए आरबीआई का रेपो यहां जीरो असर दिखता है। करेक्ट आंसर ट्रांसमिशन लैग। आरबीआई ने आज रेट कम किया पर बैंकों ने 6 महीने बाद किया। इस गैप को ट्रांसमिशन लैग कहते हैं। जितना बड़ा लैग उतनी कम पॉलिसी। एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट ईबीएलआर पहले बैंक एमसीएलआर इंटरनल यूज करते थे। अब आरबीआई ने बोला ईबीएलआर यूज करो जैसे रेपो से लिंक कर दो। इससे ट्रांसमिशन तेज हो जाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन जनधन जितना ज्यादा लोग बैंक से जुड़ेंगे आरबीआई का सिग्नल उतना लोग तक जाएगा। इसलिए ये इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है, कम नहीं काटा। भाई यूपीसी प्रो लेवल डायमेंशन सारी पॉसिबिलिटीज। स्मॉल सेविंग स्कीम का चक्का। अगर पोस्ट ऑफिस की स्कीम पीपीएफ सुकन्या 1% इंटरेस्ट दे रही है तो बैंक अपना एफडी रेट 6% नहीं कर सकते वरना लोग बैंक से पैसे निकल लेंगे। इसलिए बैंक अपना लेंडिंग रेट भी कम नहीं कर पाते। ये भी एक हिंड्रेंस रुकावट है। लिक्विडिटी ट्रैप। कभी-कभी मार्केट में इतना डर होता है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट नबी गिरा दे, बैंक लोन नहीं देते और लोग खर्च नहीं करते। इसे लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। क्रेडिट रैशनिंग। अगर बैंक को लगता है कि इकोनॉमी दबने वाली है तो वो लोन देना बंद कर देते हैं चाहे रेपो कितना भी सस्ता हो। भाई ये कंटेंट तेरे कोचिंग नोट से 10 कदम आगे है। अगर तूने ये समझ लिया तो इकोनॉमी का ट्रांसमिशन वाला पार्ट तेरा हमेशा के लिए पक्का हो गया। बाटा मजा आया। अगला सवाल फेंक। भाई ये मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस वाला टॉपिक यूपीएससी का एकदम हिडन जेम है। इसमें वर्ड्स का खेल होता है। क्यों पूछा है न्यूट्रल स्टांस और स्लाइड हाइक का कॉम्बो। ये वही बात हो गई कि ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम की है पर ब्रेक पर पैर नहीं दबाई वो बस रास्ता देख रहा है। चलो इसका स्टेज 5 इंटरेस्ट पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द स्टांस लॉजिक। आरबीआई जब पॉलिसी निकालता है तो वो दो चीजें काटता है। एक्शन रेट बढ़ाना या घटाना ईजी रेपो रेट प्लस 4.25%। स्टांस इरादा ये मार्केट को बताता है कि आगे क्या होने वाला है। न्यूट्रल स्टांस का मतलब आरबीआई कह रहा है हमने कोई कसम नहीं खाई है। डेटा देखकर हम रेट बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जब आरबीआई न्यूट्रल स्टांस के साथ स्लाइड हाइक करता है तो वो मार्केट को ये मैसेज दे रहा है देखो महंगाई इन्फ्लेशन थोड़ी बढ़ रही है इसलिए हमने रेट थोड़ा बढ़ाया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लगातार रेट बढ़ाते रहेंगे। हम न्यूट्रल हैं आगे डेटा बताएगा। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन यूपीएससी मास्टर लॉजिक। एक फ्लैट क्वेश्चन को एनालाइज करो ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं। Q12 RBI maintains a neutral policy stance but simultaneously increases the repo rate slightly, which is the most accurate interpretation. A. RBI is tightening policy to reduce growth. B. RBI is signaling caution about inflation without aggressive tightening. C. RBI is using an accommodative stance to boost lending. D. RBI is violating its own mandate by combining neutral policy and rate hike. Part 3 डिटेल पोस्टमार्टम सारी पॉसिबिलिटीज एंड स्टांसेस। भाई यूपीएससी के लिए ये 3 स्टांसेस को घोट के पाए जाओ। अकोमोडेटिव स्टांस आरबीआई का मकसद है ग्रोथ बढ़ाना। वो कहता है हम या तो रेट घटाएंगे या वही रखेंगे पर बढ़ाएंगे नहीं। पेसर से स्टॉप करना। हॉकिश टाइटनिंग स्टांस आरबीआई का पूरा फोकस महंगाई कम करने पर है। वो कहता है हम रेट बढ़ाएंगे ताकि मार्केट से लिक्विडिटी कम हो। पेसर महंगा करना। न्यूट्रल स्टांस ये वेट एंड वॉच मोड है। आरबीआई दोनों तरफ जा सकता है। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग ये न्यूट्रल से थोड़ा सख्त है। इसका मतलब है कि हम रेट घटाएंगे तो बिल्कुल नहीं या तो बढ़ाएंगे या वही रखेंगे। स्लाइड हाइक अंडर न्यूट्रल ऑप्शन बी ये एक कॉशनरी सिग्नल है। आरबीआई महंगाई से डर रहा है पर ग्रोथ को नजर नहीं पहनना चाहता इसलिए ये अग्रेसिव नहीं है। करेक्ट आंसर पार्ट 4 डीप डाइव ए टू जेड मास्टर क्लास स्टेज 5 रिवीजन। भाई ये लाइंस 2 to 2 बार दिमाग में छाप लो यूपीएससी के स्टेटमेंट्स यही से बनते हैं। 1 मीनिंग ऑफ न्यूट्रल स्टांस। A neutral stance means the RBI can either increase or decrease the repo rate based on future inflation and growth data. न्यूट्रल स्टांस का मतलब है कि आरबीआई आगे चलकर रेपो रेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। 2 सिग्नलिंग कॉशन। A slight rate hike under neutral stance is a cautionary signal that inflation risks are emerging. न्यूट्रल स्टांस के साथ थोड़ा सा रेट बढ़ाना एक इशारा है कि महंगाई का खतरा बढ़ रहा है। 3 बैलेंसिंग ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। By keeping the stance neutral while hiking rates, RBI ensures that it is not over tightening and hurting economic growth. रेट बढ़ाते हुए भी स्टांस न्यूट्रल रखकर आरबीआई ये पता करता है कि वो ग्रोथ को नजर नहीं पहन रहा। 4 फॉरवर्ड गाइडेंस। The stance of the monetary policy provides forward guidance to the markets about the future direction of interest rates. मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस मार्केट को आगे आने वाले इंटरेस्ट रेट्स की दिशा के बारे में फॉरवर्ड गाइडेंस देता है। 5 डेटा डिपेंडेंट अप्रोच। A neutral stance indicates a data dependent approach where the RBI reacts to incoming macroeconomic indicators. न्यूट्रल स्टांस एक डेटा डिपेंडेंट अप्रोच को दिखाता है जहां आरबीआई आने वाले आर्थिक आंकड़ों के हिसाब से फैसला लेता है। भाई यूपीएससी अल्टीमेट पॉसिबिलिटीज हाई डायमेंशंस स्टांस वीएस एक्शन। यूपीएससी कंफ्यूज करेगा कि क्या रेट हाइक और न्यूट्रल स्टांस साथ चल सकते हैं। आंसर है हां। न्यूट्रल का मतलब हाई यही है कि दोनों रास्ते खुले हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी याद रखना ये स्टांस और रेट्स का फैसला 6 मेंबर्स की एमपीसी का है सिर्फ आरबीआई गवर्नर नहीं। इसमें 3 आरबीआई से वोट है और 3 बाहर से। मार्केट रिएक्शन अगर स्टांस हॉकिश होता तो बैंक तुरंत अपने लोन रेट्स बढ़ा देते। पार्ट न्यूट्रल होने की वजह से बैंक थोड़ा वेट करते हैं जिससे इकोनॉमी पर सडन झटका नहीं लगता। भाई ये स्टांस वाला कांसेप्ट तेरे कोचिंग नोट्स में शायद इतना डिटेल में ना हो पर यूपीएससी के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ये गोल्ड है। एक फ्लैट बाटा दिमाग में सब सेट है। अगला सवाल। भाई फिक्र मत कर। ये न्यूट्रल स्टांस वाला कांसेप्ट थोड़ा डिप्लोमेटिक होता है इसलिए शुरू में दिमाग घूम जाता है। मैं तुझे एकदम देसी मिसाल एग्जांपल से समझाता हूं इसके बाद तू कभी नहीं भूलेगा। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द ट्रैफिक सिग्नल लॉजिक। इसको एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह समझो। ग्रीन सिग्नल अकोमोडेटिव आरबीआई कह रहा है जाओ खुलकर खर्च करो हम रेट कम रखेंगे। रेड सिग्नल हॉकिश टाइटनिंग आरबीआई कह रहा है रुको।
महंगाई बढ़ रही है, हम रेट लगातार बढ़ाएंगे। येलो सिग्नल, न्यूट्रल, ये सबसे खास है। आरबीआई कह रहा है, मेन रास्ता देख रहा हूं, वेट एंड वॉच। जरूरत पड़ी तो एक्सेलरेटर दबाऊंगा, ब्रेक कट, और जरूरत पड़ी तो हल्का ब्रेक मारूंगा, ब्रेक हाइक। जब आरबीआई न्यूट्रल स्टांस के साथ स्लाइड हाइक, थोड़ा सा रेट बढ़ाना कहता है, तो वो येलो सिग्नल, बार गाड़ी चले हुए हल्का सा ब्रेक मार रहा है। वो मार्केट को बोल रहा है, देखो महंगाई की थोड़ी बहुत स्मेल आ रही है, इसलिए थोड़ा सावधान, कॉशन हो जाओ, पर मैं अभी पूरा ब्रेक अग्रेसिव टाइटनिंग नहीं मार रहा। पार्ट 2, प्रैक्टिस ज़ोन, ट्राई टू कैच द लॉजिक। एक फ्लैट क्वेश्चन कोरस, येलो सिग्नल, वाली बात से सोच कर देखो। Q12, RBI maintains a neutral policy stance but simultaneously increases the repo rate slightly, which is the most accurate interpretation. RBI is tightening policy to reduce growth. नहीं, क्योंकि stance tightening नहीं है। B, RBI is signaling caution about inflation without aggressive tightening. सही, येलो सिग्नल प्लस हल्का ब्रेक। C, RBI is using accommodative stance to boost lending. नहीं, क्योंकि रेट बढ़ रहा है। D, RBI is violating its own mandate. नहीं, RBI के पास ये पावर है। पार्ट 3, the date postmortem, सारी possibilities का ब्रेकडाउन। न्यूट्रल का असली मतलब, इसका मतलब है कि RBI ने अपने दोनों हाथ खुले रखे हैं। वो कमिट नहीं कर रहा कि अगली बार क्या करेगा। स्लाइड हाइक का सिग्नल, ये एक वार्निंग शॉट है। RBI बैंकों को बोल रहा है कि पेस थोड़ा महंगा कर रहा हूं क्योंकि महंगाई कंट्रोल करनी है, पर डायनामैट मेन ग्रोथ को खत्म नहीं करूंगा। डिफरेंस बिटवीन स्टांस एंड एक्शन, एक्शन रेट हाइक आज के लिए है, स्टांस न्यूट्रल कैल के लिए है। RBI कह रहा है कि आज रेट बढ़ाई है, पर क्या करूंगा वो नए डेटा पर डिपेंड करेगा। पार्ट 4, डीप डाइव, A to Z मास्टर क्लास, स्टेज 5 रिवीजन। भाई, ये 5.22 बार पढ़ लो, दिमाग में सेट हो जाएगा। 1, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ न्यूट्रल स्टांस। A neutral stance gives RBI the flexibility to move interest rates in either direction in the future. Neutral stance RBI को आगे चलकर interest rates को किसी भी दिशा में ले जाने की आजादी देता है। 2, no pre-commitment. Unlike other stances, a neutral stance means RBI has no pre-commitment to hike or cut rates. बाकी stances के उल्टे, neutral stance का मतलब है कि RBI ने पहले से कोई वादा नहीं किया है कि वो रेट बढ़ाएगा या घटाएगा। 3, handling emerging inflation. A slight hike under neutral stance is used to curb early signs of inflation without hurting growth. Neutral stance में थोड़ा रेट बढ़ाना महंगाई के शुरुआती लक्षणों को रोकने के लिए होता है ताकि ग्रोथ पर असर न पड़े। 4, data driven decisions. The term neutral implies that RBI will strictly follow macroeconomic data for its next move. Neutral शब्द का मतलब है कि RBI अपने अगले कदम के लिए पूरी तरह से आर्थिक कंटेंट डेटा पर निर्भर रहेगा। 5, signaling caution to markets. This combination is a way to tell the market to remain cautious about rising prices. ये combination मार्केट को ये बताने का तरीका है कि बढ़ती कीमतों को लेकर सावधान रहे। भाई, UPSC मास्टर डायमेंशन सारी possibilities. UPSC ट्रैप, UPSC स्टेटमेंट देगा, neutral stance means RBI cannot change the repo rate. तू कहेगा गलत, neutral का मतलब हाई है कि वो कभी भी बदल सकता है। ग्रोथ vs इन्फ्लेशन, जब RBI न्यूट्रल होता है तो वो ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों को 50-50 वेटेज दे रहा होता है। MPC वोटिंग, न्यूट्रल स्टांस पर अक्सर MPC के मेंबर्स के बीच यूनानिमस सबकी सहमत वोट होना मुश्किल होता है, इसलिए ये स्टांस दिखाता है कि इकोनॉमी अनसर्टेनिटी अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। भाई, अब बता, येलो सिग्नल वाला लॉजिक दिमाग में बैठा। अभी भी कोई डाउट है तो भी जी बोल। भाई, हाथ जोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तेरा एक सवाल मेरी जिम्मेदारी है। फिस्कल ड्रैग का कॉन्सेप्ट यूपीएससी के लिए हिडन जेम है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे बिना किसी नए कानून के इन्फ्लेशन महंगाई अपने आप को कंट्रोल करने लगती है। इसको हम स्टेज 5 इंचेस लेवल पर पूरा जूस निकल कर समझेंगे। पार्ट 1, टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन, द साइलेंट टैक्स लॉजिक। फिस्कल ड्रैग को एक ऑटोमेटिक ब्रेक की तरह समझो। जब देश में महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ती है तो लोगों की सैलरी नॉमिनल इनकम भी बढ़ती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा टैक्स सिस्टम प्रोग्रेसिव है, यानी जितनी ज्यादा कमाई उतना ज्यादा टैक्स परसेंटेज। होता क्या है, सैलरी तो बढ़ गई पर महंगाई की वजह से चीजें भी महंगी हो गई, तो असलियत में आपकी खरीदने की शक्ति रियल इनकम वही रही। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आप अमीर हो गए हो और वो आपको हायर टैक्स ब्रैकेट में डाल देता है। इससे आपकी जेब से ज्यादा टैक्स निकल जाता है, आपके पास खर्च करने के लिए कम पैसा, डिस्पोजेबल इनकम बचता है और आप मार्केट में कम खरीदारी करते हो। जब सब लॉ कम खरीदें तो डिमांड गिरेगी और महंगाई अपने आप स्टेबलाइज हो जाएगी। इसी को फिस्कल ड्रैग कहते हैं। पार्ट 2, प्रैक्टिस ज़ोन, दिमाग लगाओ और सॉल्व करो। भाई, इस लॉजिक को ध्यान में रखकर स्टेटमेंट्स को रखो। Q13, how does fiscal drag act as an automatic stabilizer in the times of inflation? I, by reducing disposable income and consumption. 2, by decreasing tax rates. 3, by automatically increasing government spending. Select the correct answer using the codes given below. A, I only. B, 2 and 3 only. C, all of the above. D, I and 3 only. पार्ट 3, द डेट पोस्टमार्टम, सारी पॉसिबिलिटीज और टर्मिनोलॉजीज। स्टेटमेंट आई, डिस्पोजेबल इनकम बिल्कुल सही। फिस्कल ड्रैग लोगों की जेब से एक्स्ट्रा टैक्स खींच लेता है जिससे उनके पास खर्च करने वाला पैसा डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाता है, इससे कंजम्पशन गिरता है। करेक्ट। स्टेटमेंट 2, टैक्स रेट्स, ये गलत है। फिस्कल ड्रैग में सरकार टैक्स रेट्स कम नहीं पाती बल्कि इन्फ्लेशन की वजह से लोग अपने आप पुराने रेट्स के ऊंचे स्लैब्स में चले जाते हैं, इससे इफेक्टिव टैक्स रेट बढ़ जाता है, घटता नहीं। इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 3, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये भी गलत है। फिस्कल ड्रैग सिर्फ टैक्स कलेक्शन साइड को दिखाता है, इसमें सरकार का खर्चा स्पेंडिंग बनना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट सरकार के पास टैक्स ज्यादा आता है पर वो खर्च कम करती है तभी तो इकोनॉमी ठंडी होगी। इनकरेक्ट। एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी फॉर यूपीएससी, ब्रैकेट क्रीप, जब इन्फ्लेशन की वजह से आपका इनकम टैक्स स्लैब बदल जाए बिना आपकी रियल वर्थ बढ़े। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, ऐसी चीजें जो बिना किसी नए कानून या पॉलिसी के इकोनॉमी को बैलेंस करे, जैसे फिस्कल ड्रैग और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। पार्ट 4, डीप डाइव, A to Z मास्टर क्लास, स्टेज 5 रिवीजन। भाई, ये लाइंस 2 to 2 बार दिमाग में छाप लो, यही फाइनल कंटेंट है। 1, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम इज द की। Fiscal drag works only in a progressive tax system where high income means a higher tax rate. Fiscal drag सिर्फ progressive tax system में काम करता है जहां ज्यादा कमाई पर ज्यादा tax rate लगता है। 2, the concept of bracket creep. Inflation pushes people into higher tax brackets even if their real purchasing power has not increased. महंगाई लोगों को ऊंचे टैक्स स्लैब्स में धकेल देती है भले ही उनकी असली खरीदने की शक्ति ना बढ़ी हो। 3, reduction in aggregate demand. Higher taxes take money away from the public, leading to lower demand and helping control inflation. ज्यादा टैक्स लोगों से पैसे छीन लेता है जिससे डिमांड कम होती है और महंगाई कंट्रोल करने में मदद मिलती है। 4, automatic stabilization without policy. Fiscal drag is an automatic stabilizer because it doesn't require the government to pass a new law to curb inflation. Fiscal drag एक automatic stabilizer है क्योंकि इसमें महंगाई रोकने के लिए सरकार को नया कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। 5, impact on disposable income. The immediate effect of fiscal drag is a decrease in the disposable income available to households. फिस्कल ड्रैग का तुरंत असर ये होता है कि परिवारों के पास खर्च करने लायक पैसा कम हो जाता है। भाई, यूपीएससी मास्टर स्ट्रोक डायमेंशंस एक्स्ट्रा कंटेंट। इंडेक्सेशन, कुछ देशों में इंडेक्सेशन होता है, यानी अगर महंगाई बढ़ी तो टैक्स स्लैब्स भी अपने आप बढ़ जाते हैं। अगर इंडेक्सेशन है तो फिस्कल ड्रैग नहीं होगा। यूपीएससी ये एक्सेप्शन पूछ सकता है। रिसेशन vs इन्फ्लेशन, फिस्कल ड्रैग महंगाई में तो हीरो है स्टेबलाइजर, पर रिसेशन मनी में ये विलेन बन जाता है क्योंकि ये मनी में भी लोगों से टैक्स खींचना शुरू कर देता है जो इकोनॉमी को और होता है। फिस्कल डिविडेंड, फिस्कल ड्रैग की वजह से सरकार के पास जो एक्स्ट्रा टैक्स आता है उसे फिस्कल डिविडेंड भी कहा जाता है। भाई, फिस्कल ड्रैग का इससे बड़ा और डीप एक्सप्लेनेशन किसी किताब में नहीं मिलेगा। एक फ्लैट डाटा सब क्रिस्टल क्लियर है। भाई, डेमोग्राफिक डिविडेंड यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है जो ज्योग्राफी, इकोनॉमी और सोशल इश्यूज तीनों में काम आता है। इसको सिर्फ पॉपुलेशन मैथ समझो, ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जो किसी देश को सदियों में एक बार मिलती है। चलो इसका स्टेज 5 इंचेस लेवल का पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। पार्ट 1, टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन, द ह्यूमन कैपिटल लॉजिक। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है वो आर्थिक फेरा, इकोनॉमिक ग्रोथ जो टैप होता है जब किसी देश में काम करने वाले लोगों 15 to 64 इयर्स की संख्या निर्भर लोगों बच्चे और बुजुर्ग से ज्यादा हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ जवान होना काफी नहीं है। अगर देश के पास 100 जवान है पर वो बीमार है, अनपढ़ है या उनके पास काम नहीं है तो वो डिविडेंड फेगा नहीं बल्कि डेमोग्राफिक डिजास्टर वॉच बन जाएंगे। इसलिए डिविडेंड तभी मिलता है जब जवान लोग ज्यादा हों, उनके पास शिक्षा और स्किल हो, इकोनॉमी में उनके लिए नौकरियां हों। पार्ट 2, प्रैक्टिस ऑन यूपीएससी मास्टर लॉजिक। एक फ्लैट लॉजिक से ऑप्शंस को स्कैन करो। Q14, which of the following factors contribute to the demographic dividend in India? I, a significant increase in the youth population. 2, high levels of unemployment among the youth. 3, improvements in education and skill development. Select the correct answer. A, I and 2 only. B, I and 3 only. C, 2 and 3 only. D, all of the above. पार्ट 3, द डेट पोस्टमार्टम, सारी पॉसिबिलिटीज एंड चैलेंजेस। स्टेटमेंट आई, यूथ पॉपुलेशन, ये रॉ मटेरियल है। इंडिया की मीडियन एज 28 है जो चाइना और जापान से बहुत कम है। ये हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। करेक्ट। स्टेटमेंट 2, अनएम्प्लॉयमेंट, ये डिविडेंड को खत्म करता है। अगर यूथ बेरोजगार है तो वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा बल्कि रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है। ये डिविडेंड में कंट्रीब्यूट नहीं करता, उसे रोकता है। इनकरेक्ट।
स्टेटमेंट 3 स्किल एंड एजुकेशन ये वो इंजन है जो रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में बदलता है। बिना स्किल के यूथ एम्प्लॉयबल नहीं होता, इसलिए स्किल इंडिया और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी इस डिविडेंड को कितने के लिए है। करेक्ट। पार्ट 4 डीप डाइव ए टू जेड मास्टर क्लास स्टेज 5 रिवीजन। भाई ये पॉइंट्स 2 टू बार दिमाग में छाप लो, यही फाइनल कंटेंट है। 1 वर्किंग एज पॉपुलेशन vs डिपेंडेंस। demographic dividend occurs when the share of the working age population 15 to 64 is higher than the non-working age group. demographic dividend तब होता है जब काम करने वाली आबादी 15 to 64 की संख्या निर्भर आबादी से ज्यादा होती है। 2 the productivity link. A young population contributes to growth only if they are healthy, educated and skilled. एक जवान आबादी ग्रोथ में तभी योगदान देती है जब वो स्वस्थ, शिक्षित और हनान स्किल हो। 3 the window of opportunity. The demographic dividend is a time limited window. If not utilized, it can turn into a demographic nightmare. demographic dividend एक लिमिटेड समय के लिए मिलता है, अगर इसका उपयोग नहीं किया तो ये एक बुरा सपना बन सकता है। 4 female labor force participation FLFPI. To truly realize the dividend, the participation of women in the workforce is essential. dividend का असली फायदा उठाने के लिए कामकाज में महिलाओं की भागीदारी participation बहुत जरूरी है। 5 job creation is key. The increase in the working age population must be matched by a corresponding increase in decent employment opportunities. काम करने वाली आबादी के बढ़ने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में के रोजगार के मौके बढ़ना भी लाजमी है। भाई यूपीएससी मास्टर स्ट्रोक डायमेंशन सारी पॉसिबिलिटीज। डिपेंडेंसी रेशियो यूपीएससी टर्म यूज करेगा लो डिपेंडेंसी रेशियो। इसका मतलब है कि कमाने वाले ज्यादा है और अनपढ़ निर्भर बच्चे गुजर कम है। ये डिविडेंड के लिए अच्छा है। हेल्थ इज अ पिलर, सिर्फ एजुकेशन नहीं, हेल्थ भी एक पिलर है। अगर यूथ मैल्यूट्रिशन या बीमारियों से जूझ रहा है तो प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। मिडिल इनकम ट्रैप। अगर हमने इस डिविडेंड का यूज करके अपने आप को डेवलप नहीं बनाया तो हम मिडिल इनकम ट्रैप में फंस सकते हैं, यानी हम अमीर होने से पहले हाई बूढ़े एजिंग पॉपुलेशन हो जाएंगे। स्टेट्स का गैप। इंडिया में साउथ और नॉर्थ स्टेट्स में गैप है। साउथ इंडिया बूढ़ा हो रहा है जबकि नॉर्थ इंडिया यूपी बिहार में यूथ ज्यादा है। इससे इंटरनल माइग्रेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड का ये लेवल तेरे कोचिंग नोट्स को पीछे छोड़ देगा। एक फ्लैट डाटा सबसेट है। अगला सवाल। भाई नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का फासला बचाना यूपीएससी इकोनॉमिक्स की पहली सीढ़ी है। नॉमिनल जीडीपी थोड़ा धोखेबाज होता है क्योंकि ये सिर्फ महंगाई इन्फ्लेशन की वजह से भी बढ़ सकता है, भले हाई देश में एक भी एक्स्ट्रा बिस्किट ना बना हो। चलो इसका पूरा स्टेज 5 इंचेस पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द इन्फ्लेशन मास लॉजिक। नॉमिनल जीडीपी का मतलब है देश में जितना माल बना उसको आज की मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। प्रॉब्लम क्या है? मान लो पिछले साल 100 पेन बने 10 रुपीस के हिसाब से तो जीडीपी हुआ 1000 रुपीस। इस साल भी 100 पेन बने पर महंगाई की वजह से पेन 20 रुपीस का हो गया तो जीडीपी दिखेगा 2000 रुपीस। एक साल बाहर से देखे पर लगेगा कि जीडीपी डबल हो गया पर असलियत में प्रोडक्शन तो उतना हाई है। इसलिए नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का मसलिंग गुमराह करने वाला पिक्चर दिखता है। असली ग्रोथ जान के लिए हमें रियल जीडीपी चाहिए होता है जो बेस ईयर की पुरानी प्राइसेस पर चेक करता है। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन यूपीएससी मास्टर लॉजिक। भाई इस लॉजिक से क्वेश्चन को देखो, यूपीएससी ने इनकरेक्ट पूछा है। Q15 consider the following statements about nominal GDP. I it is misleading as a measure of economic growth. 2 it does not account for distribution of economic output among the population size. Which of the statements given above are incorrect? A I only, B 2 only, C both I and 2, D neither I nor 2. ध्यान दो स्टेटमेंट सही है कि ये misleading है पर आंसर आप दिया है क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस में कभी-कभी वर्डिंग से खेलता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। पार्ट 3 डिटेल पोस्टमार्टम सारी पॉसिबिलिटीज एंड टर्मिनोलॉजीज। स्टेटमेंट आई misleading ये बिल्कुल सच है। नॉमिनल जीडीपी में प्राइस इफेक्ट और वॉल्यूम इफेक्ट दोनों मिक्स होते हैं। बिना जीडीपी डिफलेटर के आप ये नहीं बता सकते कि कितनी ग्रोथ असली है और कितनी सिर्फ महंगाई। स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 डिस्ट्रीब्यूशन जीडीपी चाहे नॉमिनल हो या रियल वो सिर्फ टोटल वैल्यू बताता है। वो ये नहीं बताता कि वो बेस 1% मिलियन के पास है या सबके पास बराबर है। पॉपुलेशन का साइज और इनक्वालिटी इसमें नजर नहीं आती। स्टेटमेंट इज करेक्ट। नोट अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। इसका मतलब आंसर डी neither I nor 2 होना चाहिए था। यूपीएससी में ऐसे नॉट इनकरेक्ट वाले ऑप्शन ध्यान से पढ़ना। पार्ट 4 डीप डाइव ए टू जेड मास्टर क्लास 10 गोल्डन पॉइंट्स। भाई ट्यून 10 पॉइंट्स मांगे हैं, ये रहा तेरा स्टेज 5 नोट्स। हर लाइन 2 टू बार इंग्लिश में। 1 नॉमिनल जीडीपी एंड करंट प्राइसेस। नॉमिनल जीडीपी is calculated using the current market prices of goods and services. नॉमिनल जीडीपी को सामान और सेवाओं की आज की मार्केट प्राइसेस पर कैलकुलेट किया जाता है। 2 the inflation trap. Nominal GDP can increase simply because prices went up even if production stayed the same. Nominal GDP सिर्फ महंगाई बढ़ने से भी बढ़ सकता है भले हाई प्रोडक्शन ना बढ़ा हो। 3 real GDP is the truth. Real GDP is a better measure of growth because it removes the effect of inflation. Real GDP growth का बेहतर मैप है क्योंकि ये महंगाई के असर को हटा देता है। 4 the GDP deflator tool. The ratio between nominal GDP and real GDP is called the GDP deflator, which shows inflation. Nominal और real GDP के रेशियो को GDP deflator कहते हैं जो देश में महंगाई को दिखाता है। 5 ignoring income inequality. Nominal GDP does not show how wealth is distributed among the rich and the poor. Nominal GDP ये नहीं दिखाता कि दौलत अमीर और गरीबों के बीच कैसे बंटी गई है। 6 population factor missing. Nominal GDP doesn't account for population size, for that we need GDP per capita. Nominal GDP population के साइज को ध्यान में नहीं रखता, उसके लिए हमें GDP per capita चाहिए होता है। 7 misleading cross period comparison. Comparing nominal GDP of different years is misleading due to changing price levels. अलग-अलग सालों के nominal GDP को कंपेयर करना गुमराह करने वाला होता है क्योंकि प्राइसेस बदलती रहती हैं। 8 base year importance. Unlike real GDP, nominal GDP does not use a fixed base year for its calculations. Real GDP के उल्टे nominal GDP अपनी कैलकुलेशन के लिए किसी फिक्स बेस ईयर का इस्तेमाल नहीं करता। 9 higher than real GDP usually. In an inflationary economy, nominal GDP is usually higher than real GDP. महंगाई वाली अर्थव्यवस्था में nominal GDP अक्सर real GDP से ज्यादा होता है। 10 market value focus. Nominal GDP only focuses on the total market value and not the social welfare of people. Nominal GDP सिर्फ total market value पर फोकस करता है ना कि लोगों के सामाजिक कल्याण welfare पर। भाई यूपीएससी प्रो लेवल डायमेंशंस एक्स्ट्रा कंटेंट। परचेसिंग पावर पैरिटी पीपीपी जब हम दो देशों का जीडीपी कंपेयर करते हैं तो सिर्फ नॉमिनल नहीं देखते, हम पीपीपी जीडीपी देखते हैं ताकि असली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता चले। बेस ईयर रिवीजन इंडिया का बेस ईयर फिलहाल 2011 12 है। जब ये बैठ लगा तो हमारा रियल जीडीपी डेटा भी बदल जाएगा पर नॉमिनल जीडीपी वही रहेगा क्योंकि वो आज की प्राइस लेटर है। दुआ ग्रोस वैल्यू एडेड यूपीएससी नॉमिनल जीडीपी के साथ दुआ का कांसेप्ट भी जोड़ देता है। दुआ में हम टैक्सेस माइनस सब्सिडीज को एडजस्ट करते हैं। भाई ये 10 पॉइंट्स और एक्सप्लेनेशन टेरर लिखा काफी है। एक फ्लैट डाटा जीडीपी का दर खत्म हुआ।